दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र की पुस्तक के तहत आरओ की परीक्षा से संबंधित जो पूर्व वर्षों की प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों आज हम इकोनॉमिक्स का लास्ट पार्ट देखेंगे, जो हमारा पार्ट है, जिसके तहत हम लोग विविध के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, और इसी के साथ हम पूरी इकोनॉमिक्स जो इस बुक में दी गई है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये इसका लास्ट पार्ट होगा जिसके तहत हम लोग विविध यानी कि मिसलेनियस को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इसके क्या प्रश्न दिए गए हैं। चलिए पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, क्या दिया गया है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कथन और कारण का प्रश्न है। कथन देखिए क्या कह रहा है। कथन कह रहा है दोस्तों कि भारत में सन 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है। क्या कह रहा है कथन कि भारत में सन 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है। ठीक है। कारण कह रहा है दोस्तों, भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। ठीक है, तो इसका दोस्तों प्रश्नकाल के दौरान आंसर था कि भारत में सन 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है, तो कथन हमारा सही है। ठीक है। फिर कह रहा है कारण कि भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है, तो यह भी हमारा सही है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हम टिक करेंगे। ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, क्या है कथन कह रहा है कि भारत में सन 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है, तो यह कथन हमारा सही दिया गया है। फिर कह रहा है कारण कि भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है, तो कारण भी हमारा सही है, लेकिन इसका आंसर हम क्या टिक करेंगे। ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की दोस्तों सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे डाटा में क्या कहा जा रहा है। कह रहा है दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1210.85 मिलियन है। ठीक है, क्या कह रहा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1210.85 मिलियन है, जिसमें से 377.1 मिलियन जनसंख्या नगरों में निवास करती है। ठीक है, कह रहा है कि जहां वर्ष 2001 में 10 लाखी नगरों की संख्या 35 थी, वहीं वर्ष 2011 में यह बढ़कर 53 हो गई है। ठीक है, जो यह सिद्ध करता है कि भारत में वर्ष 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है, और यही हमारा कथन कह रहा है कि भारत में सन 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है, तो हमारा कथन जो है वह सही है। फिर कह रहा है कि भारत में मोबाइल का उपयोग वर्ष 1995 से प्रारंभ होकर गत 20 वर्षों में लगातार बढ़ते हुए टेलीफोन नेटवर्क के मामले में वैश्विक स्थान पर किस स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। फिर कह रहा है कि भारतीय दूरसंचार उद्योग का मार्च 2001 में टेली घनत्व 3.58% से फरवरी 2015 में बढ़कर 78.13% टेली घनत्व हमारा हो गया है। 2001 में जो टेली घनत्व 3.58 था, वह टेली घनत्व हमारा 2015 में बढ़कर 78.13% हो गया है। ठीक है, क्या कह रहा है कि उपर्युक्त व्याख्याओं से स्पष्ट है कि कथन ए तथा कारण आर दोनों ही सत्य हैं, किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम लोगों ने इसका आंसर मार्क किया था ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि दृष्टि 2025 का संबंध है। क्या है, दृष्टि 2025 का संबंध है। ठीक है, तो दृष्टि 2025 का संबंध है दोस्तों खाद्य उत्पादन में वृद्धि से। ठीक है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि दृष्टि 2025 का संबंध है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि से। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों तीसरे प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या कह रहा है हमारा तीसरा प्रश्न। यहाँ देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए देखिए दोस्तों, यह लेटेस्ट आरओ 2021 प्री का प्रश्न है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है। ठीक है, फिर से देखिए, कह रहा है कि भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है। कह रहा है कि 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना। फिर दूसरा है, कह रहा है कि 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है दोस्तों कि 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना,
यह हमारा बिल्कुल राइट पॉइंट दिया गया है। फिर दिया गया है कि 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क, ठीक है। यहाँ फिर देखेंगे, कह रहा है कि 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना, पहला पॉइंट है। फिर है 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क, ठीक है। तो इसका जो हम राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है सी, यानी कि 1 और 2 जो दोनों पॉइंट दिया गया है वह सही दिया गया है। फिर देखिए, कह रहा है कि भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है, ठीक है। तो पहला दिया गया है कि 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना, और दूसरा दिया गया है 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क, ठीक है। तो इसका दोनों पॉइंट 1 और 2 दोनों सही दिया गया है, ठीक है। ध्यान रखिए, यहाँ देखिए डिटेल में क्या है। कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क और 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है, यानी कि दोनों पॉइंट हमारा सही दिया गया है। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। यहाँ देखिए चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं, कथन देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं, ठीक है। क्या है, कह रहा है कि प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं, ठीक है। कारण क्या कह रहा है, कारण कह रहा है कि किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है, ठीक है। फिर देखेंगे कथन, कह रहा है कि प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कथन कि किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों ए तथा आर दोनों सही हैं, ठीक है, किंतु जो कथन है वह कारण की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। तो हम आंसर क्या मार्क करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन बी हम आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। फिर से देख लेंगे कथन, कह रहा है कि प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि कारण किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। क्या है, किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। पांचवें प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है हमारा पांचवा प्रश्न। यहाँ ध्यान से देखिए, ठीक है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निम्नलिखित तकनीकी परियोजनाओं पर विचार कीजिए और आरंभ के वर्ष के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निम्नलिखित तकनीकी परियोजनाओं पर विचार कीजिए और आरंभ के वर्ष के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। पहला दिया है दोस्तों कि राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना, क्या है, राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना, ठीक है। तो राष्ट्रीय कृषि जो नवोन्मेषी परियोजना है यह हमारी स्टार्ट की गई थी दोस्तों 2006 में, ठीक है। डेट आप लोग याद रखिएगा कि राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना स्टार्ट की गई थी 2006 में, ठीक है। फिर दिया गया है दोस्तों हमारा कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र। तो कृषि विज्ञान केंद्र जो स्थापित किया गया था दोस्तों वह है हमारा 1974 में, ठीक है। फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना, क्या है, राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना, ठीक है दोस्तों। तो राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना स्टार्ट की गई थी दोस्तों हमारी, यह की गई थी नवंबर 1998 में, ठीक है, नवंबर 1998 में, ठीक है दोस्तों। डेट याद रखिएगा आप लोग। फिर कह रहा है कि प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम, ठीक है। तो प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम स्टार्ट की गई थी दोस्तों हमारी 1979 में, ठीक है। चलिए अब काल क्रमानुसार हम व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है, जो कि कब स्टार्ट किया गया था 1974 में, ठीक है। सबसे पहले हो जाएगा हमारा कृषि विज्ञान केंद्र। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, फिर हो जाएगा हमारा प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम, ठीक है, जो कि कब स्टार्ट किया गया था 1979 में, तो चौथा हो जाएगा। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना, जो कि कब स्टार्ट की गई थी 1998 में, तो हो जाएगा हमारा दोस्तों तीसरा।
फिर है दोस्तों हमारा राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना जो कि है हमारा 2006 का। तो हम आंसर मार्क करेंगे दोस्तों 2, 4, 3 और 1। ठीक है, 2, 4, 3 और 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, फिर से हम देखेंगे दोस्तों डेट को। जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है दोस्तों वह हो जाएगा 1974। ठीक है, फिर है हमारा प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम। तो प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था 1979 में। फिर है दोस्तों हमारा राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना जो स्टार्ट किया गया था नवंबर 1998 में। फिर है दोस्तों हमारा राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना जो कि 2006 में स्टार्ट किया गया। तो काल क्रमानुसार हम व्यवस्थित करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हो जाएगा हमारा कृषि विज्ञान केंद्र 1974। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम 1979। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना नवंबर 1998। और लास्ट में हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना 2006। यानी कि हमारा जो सीरीज होगा वह होगा 2, 4, 3 और 1 का। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए टिक करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। सारे प्रश्नों को देखते रहिए, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है। वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि वैश्वीकरण के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि वैश्वीकरण के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे क्या दिया गया है। कह रहा है कि इसने भारतीय उद्योगपतियों को विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए उत्साहित किया है। ठीक है, कह रहा है कि इसने भारतीय उद्योगपतियों को विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए उत्साहित किया है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसने शिखर के उद्योगपतियों को विदेश में बड़े प्रतिष्ठानों को खरीदने के लिए अभिप्रेरित किया है। क्या है, इसने शिखर के उद्योगपतियों को विदेश में बड़े प्रतिष्ठानों को खरीदने के लिए अभिप्रेरित किया है। तो हमारा बी पॉइंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए सी पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि इसने विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों को खरीदने के लिए लालायित किया है। क्या है, इसने विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों को खरीदने के लिए लालायित किया है। तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। और डी पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है कि इसने भारत में छोटे उद्यमियों में आशावाद का एक बोध पैदा किया है। तो डी हमारा जो पॉइंट है दोस्तों यह सही नहीं है। ठीक है, हमारा डी पॉइंट सही नहीं है। फिर से एक बार पढ़ लेंगे, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि वैश्वीकरण के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। कह रहा है कि इसने भारतीय उद्योगपतियों को विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए उत्साहित किया है। तो बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि इसने शिखर के उद्योगपतियों को विदेश में बड़े प्रतिष्ठानों को खरीदने के लिए अभिप्रेरित किया है, यह भी सही है। सी कह रहा है कि इसने विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों को खरीदने के लिए लालायित किया है। तो यह भी हमारा स्टेटमेंट सही है। और जो डी स्टेटमेंट है कि इसने भारत में छोटे उद्यमियों में आशावाद का एक बोध पैदा किया है, यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है दोस्तों, तो छठे नंबर प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। सातवें नंबर प्रश्न की तरफ क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि पहला, भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास। क्या है, भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास। ठीक है, तो भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास दोस्तों हो जाएगा 1930-31। ठीक है, डेट इसका देखते चलेंगे 1930-31। ठीक है दोस्तों, फिर है हमारा रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ। क्या है, रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ। तो यह हो जाएगा दोस्तों हमारा डेट 1855। फिर कह रहा है कि भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन। ठीक है, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन। ठीक है, तो भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है यहाँ पे। चलिए दोस्तों देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है कि बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। ठीक है, बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। तो यह हो जाएगा दोस्तों हमारा 1854 में। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा जो ए नंबर दिया गया है। ठीक है, इसका डिटेल हम देख लेंगे। कह रहा है कि 1, 2, 4 और 3। ठीक है, 1, 2, 4 और
3, ठीक है। तो यानी कि पहले जो हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले हो जाएगा हमारा भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास, ठीक है। सबसे पहले हो जाएगा भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास, ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा रिसणा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, ठीक है। रिसणा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, ठीक है दोस्तों। फिर हो जाएगा हमारा बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा लास्ट हमारा होगा भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन, ठीक है। ये डेट आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है सबसे पहले हो जाएगा हमारा भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास, ठीक है। सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा रिसणा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, ठीक है। फिर हो जाएगा रिसणा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। और लास्ट में हो जाएगा भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन, ठीक है। सबसे पहले हो जाएगा भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास। फिर हो जाएगा हमारा रिसणा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ। फिर हो जाएगा बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। फिर हो जाएगा दोस्तों भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन, ठीक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। चलिए डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ डिटेल देखिए क्या दिया गया है। कह रहा है 20 के दशक के मध्य में उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी मिलों की संख्या बढ़ी। क्या है? 20 के दशक के मध्य में उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी मिलों की संख्या बढ़ी, ठीक है। कह रहा है 1930-31 तक 29 चीनी कारखाने ही चीनी उत्पादन का कार्य कर रहे थे। 1930-31 तक 29 चीनी कारखाने ही चीनी उत्पादन का कार्य कर रहे थे। कह रहा है पहली जूट मिल 1855 में बंगाल के रिसड़ा में ब्रिटिश उद्यमी जॉर्ज एकलैंड और बाबू बिशंबर सेन द्वारा स्थापित की गई थी। क्या है? पहली जूट मिल 1855 में बंगाल के रिसड़ा में ब्रिटिश उद्यमी जॉर्ज एकलैंड और बाबू बिशंबर सेन द्वारा स्थापित की गई थी। फिर कह रहा है कि बॉम्बे स्पिनिंग और वीविंग कंपनी की स्थापना 1854 में की गई थी। फिर कह रहा है कि भारत में स्थापित होने वाली यह पहली कपास मिल थी। कह रहा है कि अतः घटते काल क्रमानुसार सही उत्तर हमारा विकल्प ए होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। यहाँ देखिए दोस्तों, 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समायोजित सकल आय, ठीक है, यानी कि एजीआर की परिभाषा के अंतर्गत आता है या आते हैं। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समायोजित सकल आय एजीआर की परिभाषा के अंतर्गत आता है या आते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी, यानी कि ब्याज आय, लाभांश यानी कि डिविडेंड और विदेशी मुद्रा लाभ। इसका डिटेल भी हम देखेंगे। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समायोजित सकल आय की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन ए पहला दिया गया है ब्याज आय, यह भी सही है। फिर है लाभांश यानी कि डिविडेंड, यह भी सही है। फिर है विदेशी मुद्रा लाभ, फॉरेक्स गेन, यह भी हमारा दोस्तों एजीआर यानी कि समायोजित सकल आय के तहत आता है। तो इसका राइट आंसर हम सी मार्क करेंगे, यानी कि सभी 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए डिटेल देखेंगे दोस्तों क्या है। चलिए, कह रहा है कि दूरसंचार ऑपरेटरों को केंद्र को राजस्व हिस्सेदारी के रूप में लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान करना होता है। क्या है? दूरसंचार ऑपरेटरों को केंद्र को राजस्व हिस्सेदारी के रूप में लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान करना होता है। इस राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली राजस्व राशि को एडजस्टेड ग्रास रेवेन्यू के रूप में जाना जाता है। क्या है? इस राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली राजस्व राशि को एडजस्टेड ग्रास रेवेन्यू के रूप में यानी कि एजीआर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कह रहा है डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अनुसार गणना में एक टेलीकॉम कंपनी द्वारा अर्जित सभी राजस्व शामिल होने चाहिए, जिसमें दोस्तों जो है वह गैर दूरसंचार स्रोत, ठीक है, फिर है जैसे जमा ब्याज और परिसंपत्तियों की बिक्री में शामिल है, जैसे जमा ब्याज और परिसंपत्तियों की बिक्री भी शामिल है दोस्तों। ठीक है, तो हालांकि कंपनियों का मानना है कि एजीआर में केवल दूरसंचार सेवाओं से उत्पन्न राजस्व शामिल होने चाहिए और गैर दूरसंचार राजस्व को इससे बाहर रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो जो हम लोगों ने आंसर मार्क किया है यहाँ देख लें क्या है। समायोजित सकल आय की परिभाषा में क्या क्या आते हैं, तो ब्याज आय भी आता है, फिर आता है लाभांश भी, और फिर आता है विदेशी मुद्रा लाभ भी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हम लोगों ने डिटेल भी देख लिया है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है?
कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में भारतीय कारपेट प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में भारतीय कारपेट प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है। इसका आंसर जो है वह स्टार मार्क किया गया है। चलिए डिटेल देखेंगे। कह रहा है कि भारतीय कारपेट प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना, भारतीय कारपेट प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना दोस्तों भदोही संत रविदास नगर में की गई है। ठीक है, संत रविदास नगर, याद रखिएगा, भारतीय कारपेट प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए 10वां नंबर प्रश्न बढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है कि कल्प योजना संबंधित है। क्या है? कल्प योजना संबंधित है। तो कल्प योजना दोस्तों हमारी प्रारंभिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित है। कल्प योजना हमारी प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ डिटेल देख लेंगे क्या है। चलिए दोस्तों, ठीक है, डिटेल यहाँ देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा वर्ष 1998 में सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में कल्प योजना से संबंधित एक सरकारी आदेश पारित किया गया। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में सरस्वती वंदना एवं वंदे मातरम को अनिवार्य बना दिया गया, जिसे कालांतर में राजनीतिक विरोध के कारण वापस ले लिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, यदि पूछे परीक्षा में कि कल्प योजना संबंधित है तो याद रखिएगा प्रारंभिक शिक्षा से। ठीक है, फिर क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है। क्या है? निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है। यह यूपी आरओ प्री 2021 का प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो डिटेल क्या दिया गया है कि विकल्पगत राज्यों में ट्यूबवेल से सिंचाई के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। 12वां प्रश्न देखेंगे कि भारत के किस राज्य ने हाल में फलों एवं सब्जियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण का फैसला किया है। क्या है कि भारत के किस राज्य ने हाल में फलों एवं सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण का फैसला किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि केरल। ठीक है, चलिए यहाँ डिटेल देखिए। कह रहा है कि अक्टूबर 2020 में केरल सरकार ने फलों एवं सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण का फैसला किया, जो 1 नवंबर 2020 से प्रभावी है दोस्तों। ठीक है, तो फलों एवं सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करने वाला जो देश का पहला राज्य है, याद रखिएगा, वह है दोस्तों केरल। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए यहाँ दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। ठीक है, फल है और सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि आम का सबसे बड़ा उत्पादक, तो आम का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश जिला। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य जो है वह है हमारा आम का सबसे बड़ा उत्पादक। फिर कह रहा है लीची, तो लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों हमारा बिहार राज्य। फिर कह रहा है नारियल, तो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों केरल राज्य। और फिर है सेब, तो सेब का सबसे बड़ा उत्पादक है जम्मू कश्मीर। फिर देखिएगा, आम है दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश राज्य, लीची है सबसे बड़ा उत्पादक हमारा बिहार राज्य, नारियल है केरल और सेब है दोस्तों जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए इसका आंसर अब देखेंगे। दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4, 3, 2 और 1। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 14वें नंबर प्रश्न की तरफ, देखेंगे ध्यान से क्या दिया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। क्या है? निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ डाटा देखिए क्या दिया गया है। प्रश्नकाल के अनुसार दोस्तों इसका सही आंसर था ऑप्शन बी यानी कि चीन। ठीक है, यह यूपी आरओ प्री 2021 का प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो वह है चीन। ठीक है, डाटा देखिए। कह रहा है कि 2019 में कुल उत्पादन के 36% हिस्से के साथ चीन यानी कि कैप्चर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर दोनों के लिए सबसे बड़ा और मुख्य उत्पादक है। अतः विकल्प बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि चीन। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है हमारा लीमा, पेरू में। ठीक है, पेरू की राजधानी लीमा में दोस्तों हमारा अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ डिटेल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय लीमा, पेरू में स्थापित है और इसकी स्थापना दोस्तों की गई थी वर्ष 1971 में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? कह रहा है कि ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? क्या है? ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? ठीक है दोस्तों, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा दूरसंचार, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा? कह रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? क्या है? स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि दलाल। ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि दलाल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 18वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कह रहा है कि एगमार्क है। क्या है? एगमार्क है दोस्तों। तो एगमार्क जो है दोस्तों वह है हमारा गुणवत्ता गारंटी की मोहर। क्या है? एगमार्क क्या है दोस्तों? गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिएगा, डिटेल देख लेंगे। कह रहा है एगमार्क जो है दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। क्या है? एगमार्क जो है वह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पाद यानी कि ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, क्या है? एगमार्क केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पाद एवं मार्केटिंग अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? 16वां नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए, चलिए देखते हैं दोस्तों। कह रहा है छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष लागू हुई? क्या है? छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष लागू हुई? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि 2006। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे। यदि पूछा जाए दोस्तों, यहाँ देख लीजिए कि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट, तो 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को दोस्तों 1 जनवरी 2016 से लागू माना गया है। क्या है? 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को हम 1 जनवरी 2016 से लागू माना गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व निम्नलिखित में से किसको है? जो हम इकोनॉमिक सर्वे देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व निम्नलिखित में से किसको है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को। ठीक है, याद रखिएगा कि आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व निम्नलिखित में से किसको है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत की आर्थिक समीक्षा को जो हमारे वित्त मंत्रालय के तहत दोस्तों आर्थिक प्रभाग आता है द्वारा प्रतिवर्ष तैयार एवं प्रकाशित किया जाता है। क्या है? भारत की आर्थिक समीक्षा को वित्त मंत्रालय के आर्थिक प्रभाग द्वारा प्रतिवर्ष तैयार एवं प्रकाशित किया जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत के सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। क्या है? भारत के जो सीएजी हैं दोस्तों जिनकी व्याख्या हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत की गई है, वह कह रहे हैं कि भारत के सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। तो यह करते हैं दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि लोक वित्त संरक्षक के रूप में। ठीक है, भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं दोस्तों हमारे लोक वित्त संरक्षक के रूप में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? क्या है? भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि महाराष्ट्र के नासिक में। ठीक है, तो भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो दोस्तों नासिक महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है दोस्तों नासिक में। ठीक है, भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो नासिक महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। 23वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन
ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कच्चे तेल की कीमतें। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कच्चे तेल की कीमतें। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय सही दिया गया है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय सही? तो WTO का मुख्यालय दोस्तों सही सुमेल है, यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, यह बिल्कुल राइट आंसर है। देखिएगा सही सुमेलन इस प्रकार है दोस्तों, UNA दिया गया है न्यूयॉर्क। ठीक है, UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, जो कि हडसन नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। WTO का मुख्यालय है हमारा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ILO का मुख्यालय यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में। और FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है दोस्तों, यह है हमारा रोम, इटली में। ठीक है, UNO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, USA में। WTO का मुख्यालय है दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ILO का मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और FAO का मुख्यालय स्थित है दोस्तों रोम, इटली में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार विजेता भारत के अर्थशास्त्री हैं? क्या है? नोबेल पुरस्कार विजेता भारत के अर्थशास्त्री हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन। और इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों हमारे वेलफेयर स्टेट यानी कि कल्याणकारी राज्य की। ठीक है, कल्याणकारी राज्य के लिए। चलिए, कल्याणकारी अर्थशास्त्र में दिए गए योगदान के लिए दोस्तों इनको हमारा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कल्याणकारी अर्थशास्त्र, ठीक है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। चलिए देखेंगे डाटा क्या दिया गया है। कह रहा है कि वर्ष 1998 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, डेट याद रखिएगा कि इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वर्ष 1998 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। कह रहा है वर्ष 1998 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को मिला। उन्हें यह पुरस्कार कल्याणकारी अर्थशास्त्र में दिए गए योगदान के लिए मिला था। और कह रहा है कि वर्ष 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो तथा माइकल क्रेमर। ठीक है, अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो तथा माइकल क्रेमर। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? कह रहा है निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? कह रहा है निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि गीता गोपीनाथ। ठीक है, गीता गोपीनाथ। चलिए डिटेल पढ़ेंगे। कह रहा है कि अक्टूबर 2018 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल की प्रोफेसर गीता गोपीनाथ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की प्रमुख अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे 27वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। क्या है? प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्र तथा राज्य। ध्यान से देखिएगा, केंद्र तथा राज्य के सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाइयों के कार्यरत कर्मचारियों को। ठीक है, तो प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं दोस्तों केंद्र तथा राज्य के सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाइयों के कार्यरत कर्मचारियों को। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न? यहाँ देखिए, कह रहा है कि लाभ मात्रा अनुपात में, क्या है? लाभ मात्रा अनुपात में सुधार निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, लाभ मात्रा अनुपात में सुधार निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो बिक्री कीमत में वृद्धि के द्वारा। ठीक है, बिक्री मिश्रण में बदलना। ठीक है, बिक्री मिश्रण को बदलना, परिवर्तनशील लागत को कम करना। फिर देखेंगे लाभ मात्रा अनुपात में सुधार निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकता, बिक्री कीमत में वृद्धि के द्वारा, बिक्री मिश्रण को बदलना, परिवर्तनशील लागत को कम करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि उपर्युक्त सभी के द्वारा। ठीक है, बिक्री कीमत में वृद्धि के द्वारा, बिक्री मिश्रण को बदलना, परिवर्तनशील लागत को कम करना। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, कह रहा है कि किसी उत्पाद की लाभदायकता ज्ञात करने के लिए लाभ मात्रा अनुपात का सहारा लिया जाता है। इस अनुपात को अंशदान अनुपात भी कहा जाता है और लाभ मात्रा अनुपात को बिक्री कीमत में वृद्धि,
बिक्री मिश्रण को बदलना, परिवर्तनशील लागत को कम करना आदि के द्वारा सुधारा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपक्षेत्र सब सेक्टर की वर्ष 2008 से 9 की तुलना में वर्ष 2009 से 10 में ऋणात्मक समवृद्धि दर रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे यह 2008, 9 और 9, 10 का डाटा था दोस्तों इस प्रश्न में। ठीक है, यहाँ आंसर स्टार मार्क किया गया है। चलिए एक बार डाटा पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि यद्यपि वर्ष 2009-10 में प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रश्नगत विकल्प ए को सही माना जा सकता है, लेकिन तब वर्ष 2009-10 के आंकड़े अग्रिम अनुमान पर तथा वर्ष 2008-9 के आंकड़े त्वरित अनुमान पर आधारित थे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि कह रहा है कि अब वर्ष 2013-14 की आर्थिक सर्वेक्षण में आंकड़े वास्तविक रूप में संशोधित होकर प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, जिनके अनुसार हम देख लेंगे दोस्तों क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 2008-9 की तुलना में वर्ष 2009-10 में दिए गए विकल्पों में से किसी में भी ऋणात्मक वृद्धि नहीं रही है। यथा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, ठीक है, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र वर्ष 2008-9, ठीक है, 2008-9 में हमारी जो समृद्धि ऋणात्मक समृद्धि दर नहीं रही है दोस्तों, यहाँ देख लेंगे हम। कह रहा है कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र वर्ष 2008-9 में जो समृद्धि दर रही है वह है हमारी 0.1% और 9-10 में रही है दोस्तों 0.8% हमारी समृद्धि दर। ठीक है, निर्माण में रही है दोस्तों हमारी 5.3% और हमारी 9-10 में रही है 6.7%। ठीक है, खनन एवं उत्खनन में रही है हमारी दोस्तों 2.1% और 2009-10 में रही है 5.9%। बिजली गैस एवं जलापूर्ति में रही है 4.6% और 9-10 में रही है दोस्तों 6.2%। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। 30वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि कथन शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। क्या है? शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। ठीक है, कथन कह रहा है। फिर कह रहा है कारण कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है। ठीक है, फिर देखेंगे कथन कह रहा है कि शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। ठीक है, कारण कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यानी कि शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, यह बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि कारण कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है, तो यह भी हमारा आंसर जो कारण दिया गया है यह सही होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, और ए तथा आर दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय संस्थाएं भारत में कार्यरत हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय संस्थाएं जो हैं दोस्तों वह भारत में कार्यरत हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 जो दिया गया है सैमसंग कॉरपोरेशन और 4 जो दिया गया है एलजी। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड हमारा सही आंसर नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय संस्थाएं भारत में कार्यरत हैं, तो सैमसंग कॉरपोरेशन हमारा जो दूसरा नंबर दिया गया है और एलजी जो चौथा। ठीक है, इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों 2 और 4। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? चलिए दोस्तों 32वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ वर्ष। क्या है? भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ वर्ष, तो इसका राइट आंसर है याद रखिएगा 1972 में। ठीक है, भारतीय पेटेंट कानून कब लागू हुआ दोस्तों? वर्ष 1972 में। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? कह रहा है कि व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है। ठीक है, तो पहला दिया गया है कि यह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, कह रहा है यह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है कि यह केवल मांग पक्ष से संबंधित है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है कि यह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ऑप्शन ए केवल एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। फिर है हमारा 34वां नंबर प्रश्न। देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है 34वां नंबर प्रश्न। यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल
मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आलू, ऑप्शन बी आलू। ठीक है, फिर देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आलू। चलिए इसका डिटेल देखेंगे, क्योंकि ये लेटेस्ट प्रश्न है जो पूछा गया है परीक्षाओं में। कह रहा है कि केंद्र सरकार ने, क्या है, केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, ठीक है, केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए प्याज, आलू और दाल जैसे कृषि उत्पादों की कीमतों में उतार चढ़ाव से निपटने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना की है। ठीक है दोस्तों, केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए प्याज, आलू और दाल, ठीक है, याद रखिएगा, टॉप आप लोग याद रखिएगा, टोमेटो, प्याज, आलू और दाल, ठीक है, प्याज, आलू और दाल जैसे कृषि उत्पादों की कीमतों में उतार चढ़ाव से निपटने के लिए दोस्तों मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना की है। ठीक है, केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ओनियन, पोटैटो और पल्सेस, ठीक है, ओनियन, पोटैटो और पल्सेस जैसे कृषि उत्पादों की कीमतों में उतार चढ़ाव से निपटने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना की है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या था, प्रश्न क्या था दोस्तों, हमारा प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है, तो आलू यहां हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्याज और दाल भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है अगला प्रश्न, कह रहा है कि वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है। चलिए देखेंगे, कह रहा है कि यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। क्या है, कह रहा है कि यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है। ठीक है, फिर से देखेंगे, वाणिज्य क्या कह रहा है, वाणिज्य के संदर्भ में कि यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। फिर कह रहा है कि यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है। ठीक है, फिर देख लेंगे, यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। फिर है दूसरा कि यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने इस पुस्तक में इकोनॉमिक्स से संबंधित जो ए बी सी डी और ई पार्ट दिए गए थे, सारे पार्टों को हम लोगों ने पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से सारे प्रश्नों को कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब जो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे वह है हमारा राज्य आधारित प्रश्न, यानी कि यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्नों को हम लोग पूरी तरीके से कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों, तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें दोस्तों, और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।